जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर में 68 आज के लेक्चर में क्या स्टडी करने जा रहे हैं? सैम्पलिंग का टॉपिक हमारा चल रहा था और इसमें हम स्टडी कर रहे थे सैम्पलिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को कल डिस्कस किया था। वो बेसिकली इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट थे। सैम्पलिंग स्टेप बाय स्टेप आज के लेक्चर में हमने सीखनी है। ठीक है जी। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो सीखा वो ये था कि ऑडिटर सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे दो तरह के प्रोसीजर परफॉर्म करता है, एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल्स। एनालिटिकल प्रोसीजर का अलग से पूरा चैप्टर है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स से रिलेटेड अलग से चैप्टर है। जो सैम्पलिंग है बेसिकली टेस्ट ऑफ डिटेल्स में परफॉर्म होती है। तो आप यूं कह सकते हैं कि ये वाला चैप्टर टेस्ट ऑफ डिटेल से रिलेट करता है, क्योंकि टेस्ट ऑफ डिटेल में ही हम ऐसा करते हैं ना अमूमी तौर पे कि सैंपल बेस पे कुछ ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करते हैं। तो एनालिटिकल प्रोसीजर रिलेट वो भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एक टाइप है, वो अलग पढ़ लिया चैप्टर में। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर की जो दूसरी कैटेगरी है वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स, वो चूंकि सैंपलिंग के जरिए से परफॉर्म होते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल, तो टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म करते हुए सैंपलिंग जरूरी है, इसलिए सैंपलिंग का ये चैप्टर रिलेट करता है टेस्ट ऑफ डिटेल से। हमने कल के लेक्चर में स्टडी किया कि आइटम्स को सेलेक्ट करने के तीन तरीके हैं। आइटम्स को वेरिफिकेशन पर्पस के लिए सेलेक्ट करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका 100% सिलेक्शन, दूसरा तरीका स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन और तीसरा तरीका सैम्पलिंग। ये तीनों मेथड ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, और ये ऐन मुमकिन है, ये बात गौर से सुनिएगा, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ से हम बात बता रहा हूं। ये ऐन मुमकिन है कि जैसे हमने कंफर्मेशन में स्टडी किया था कि किसी एक पॉपुलेशन की डिफरेंट क्लासेस क्रिएट कर दी जाए और किसी क्लास पे पॉजिटिव कंफर्मेशन और किसी पे नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड की जाए, उसी तरह यह भी ऐन मुमकिन है कि किसी पॉपुलेशन की क्लासिफिकेशन की जाए और किसी क्लास को 100% सेलेक्ट कर लिया जाए, किसी क्लास की स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन की जाए और किसी क्लास में सैम्पलिंग की जाए। ठीक है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो जब हमने कल के लेक्चर चैप्टर स्टार्ट किया था तो जो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव था उसमें हमने क्या सीखा था कि आइटम को सेलेक्ट करने के तीन तरीके हैं। ठीक है, 100%, स्पेसिफिक और सैम्पलिंग। फिर इसके बाद हमने स्टडी किया था कि सैम्पलिंग रिस्क का ऑडिट रिस्क मॉडल से क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, सैम्पलिंग का ऑडिट रिस्क मॉडल से क्या रिलेशनशिप है। तो हमने ये सीखा कि ऑडिट रिस्क मॉडल का मतलब ये है कि ऑडिट रिस्क में तीन तरह के रिस्क होते हैं: इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। ये ऑडिट रिस्क मॉडल या ऑडिट रिस्क इक्वेशन हमने क्या इससे पहले वो रिस्क वाले चैप्टर में ब्रीफली डिस्कस की हुई है ना? हाँ जी, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क के आगे दो टाइप्स होती हैं, सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क क्या है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर पाए बिकॉज ऑफ यूज ऑफ सैम्पलिंग। क्योंकि जब सैंपल करते हैं ना, सैंपलिंग में हमेशा ये रिस्क होता है कि आपने कुछ ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट किया और कुछ को छोड़ दिया, तो जिन ट्रांजैक्शन को छोड़ दिया उनमें मिस स्टेटमेंट हो। यह है सैम्पलिंग रिस्क। कि इसको वो टेक्निकली डिफाइन कैसे करता है, रिस्क यही है, लेकिन इसको टेक्निकली डिफाइन कैसे करता है कि सैंपल की बेस पे आपका कंक्लूजन कुछ और हो और अगर सारी पॉपुलेशन को टेस्ट करते तो आपका कंक्लूजन कुछ और हो। ये होता है सैंपलिंग रिस्क। ठीक है, सैम्पलिंग रिस्क की फिर हमने टाइप स्टडी की थी: रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस, रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस, या रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन और रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस। फिर हमने नॉन सैम्पलिंग रिस्क की बात की थी कि नॉन सैम्पलिंग रिस्क है कि आइटम मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर पाए, लेकिन सैम्पलिंग की वजह से नहीं, अदर देन सैम्पलिंग की वजह से, यानी फॉर रीजंस के उसने प्रोसीजर को सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया, प्लान नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया, सुपरवाइज नहीं किया, रिव्यू नहीं किया, एविडेंस को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सके। ठीक है, जहां पे इंडिकेशन थी मिस स्टेटमेंट की, उस इंडिकेशन को इग्नोर कर दिया, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एडिक्वेटली अप्लाई नहीं किया, वगैरह वगैरह। यानी ये सारी रीजन जो कि ऑडिटर की इनएफिशिएंसी की तरफ इशारा कर रही हैं, ये हमारी नॉन सैम्पलिंग रिस्क बनती है। फिर हमने लास्ट में कंसेप्ट स्टडी किया था कि रिस्क को रिड्यूस कैसे किया जाए। तो नॉन सैम्पलिंग रिस्क को हमने कैसे सीखा था रिड्यूस करना है? प्रॉपर प्लानिंग, सुपरविजन, रिव्यू के जरिए से रिव्यू को इंक्रीज कर दें, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्रीज कर दें, वगैरह वगैरह।
और सैम्पलिंग रिस्क को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं? दो तरीके थे, एक था सैंपल साइज को इंक्रीज कर दिया जाए और दूसरा तरीका था स्ट्रेटिफिकेशन। ये हमारे इस चैप्टर के कल के लेक्चर की क्विक समरी थी। इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए, कोई कंसेप्ट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। जैसे हमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन में ये सीखा था कि जब हमने फैसला किया कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन को यूज करना है तो हमने इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए स्टेप बाय स्टेप वर्क किया था, प्लान किया था कि स्टेप सबसे पहले ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। याद है आपको कंफर्मेशन में? सबसे पहले डिसाइड करते थे हम टाइमिंग, फिर इसके बाद हम स्टडी करते थे लिस्ट, पार्टीज, टाइप ऑफ कंफर्मेशन, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह। तो जैसे हमने कंफर्मेशन में सीखा था कि अगर आप कंफर्मेशन लेटर को यूज करना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपके प्रोसीजर क्या होंगे, एग्जैक्टली उसी तरीके से हम आज ये कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं कि अगर हमने किसी एरिया पे सैम्पलिंग परफॉर्म करनी है, अगर किसी एरिया पे सैम्पलिंग परफॉर्म करनी है तो स्टेप बाय स्टेप हमारा टास्क क्या होगा, हमने क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। इसको बोलते हैं सैंपल डिजाइन। ठीक है, क्या क्या करते हैं? सैंपल, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला स्टेप है सैंपल को डिजाइन करना, फिर इसके बाद दूसरा स्टेप है जो आपने सैंपल डिजाइन किया है इस पे प्रोसीजर को परफॉर्म करना। ठीक है, ये होंगे आपके पेज 134 पे लिखा हुआ है। पहला स्टेप है सैंपल डिजाइन करना, ठीक है, इसके आगे कुछ फर्दर सब स्टेप्स हैं। फिर सेकंड है ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना, फिर प्रोजेक्ट करना रेट ऑफ डेविएशन को या रेट अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स को, और फिर रिजल्ट्स को वैल्यूएट करना। ये 4 स्टेप्स हैं। जब आप ये चारों स्टेप्स को स्टडी कर चुके होंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही 4 स्टेप्स कंप्लीट करेंगे चैप्टर भी कंप्लीट, यानी समझ लें आपके पूरे बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स की उसने आपको समरी आपके सामने रख दी है। इसमें क्या होगा, 4 स्टेप्स होंगे। सैम्पलिंग में क्या करते हैं हम, 4 स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। पहला स्टेप क्या है, सैंपल डिजाइन किया जाता है। दूसरा स्टेप क्या है, उस सैंपल पे जो आपने डिजाइन किया है, सेलेक्ट किया है, उस पे प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। तीसरा स्टेप क्या है, रिजल्ट्स को प्रोजेक्ट करना है। हमने प्रोजेक्ट करना है रेट ऑफ डेविएशन को और मिसस्टेटमेंट को, और फिर फोर्थ में हमने रिजल्ट्स को वैल्यूएट करना है। यानी सैंपल डिजाइन, परफॉर्म प्रोसीजर, डिजाइन सैंपल, परफॉर्म प्रोसीजर, प्रोजेक्शन, रिजल्ट वैल्यूएशन, ये 4 स्टेप्स हैं। क्लियर? सैंपलिंग के कितने स्टेप्स हैं, 4 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, सैंपल डिजाइन करते हैं। स्टेप नंबर 2 में वो जो सैंपल डिजाइन किया उस पर प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। फिर क्या करेंगे, प्रोजेक्शन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, रिजल्ट्स को वैल्यूएट करेंगे। सैंपल डिजाइन ब्रीफली आपको बता देता हूं। सैंपल डिजाइन का मतलब यह है कि आपने फैसला करना है कि किस एरिया में सैंपलिंग करनी है, उसमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से सैंपलिंग करनी है, यानी अंडर स्टेटमेंट को चेक करना है कि ओवर स्टेटमेंट को, और क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सैंपलिंग करनी है, क्या टेस्ट ऑफ डिटेल में, किस एरिया में सैंपलिंग करनी है, किस पर्पस के लिए सैंपलिंग करनी है। ठीक है, सैंपल डिजाइन में हम ये देखते हैं पर्पस क्या होगा, किस एरिया पे सैंपलिंग करनी है। फिर इसके बाद हमने जो सैंपलिंग करनी है उसमें क्या सैंपल सिलेक्शन मेथड कौन सा होगा, टेक्निक्स कौन सी इस्तेमाल करनी है, मैनुअल वर्क करना है कि आईटी से हेल्प ले सकते हैं, सैंपल का साइज क्या होगा, स्मॉल साइज या लार्ज साइज, सैंपल सिलेक्शन मेथड क्या होगा। ठीक है, ये चीजें डिसाइड करते हैं, ये कहलाता है सैंपल डिजाइन। फिर जब सैंपल डिजाइन होता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी जो सैंपल हमने डिसाइड कर लिया क्या है, अब इस पे प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, कुछ जो भी चेक करना था। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने हैं तो उस लिहाज से प्रोसीजर होंगे, टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे हैं तो उस लिहाज से प्रोसीजर होंगे। तो सैंपल डिजाइन के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने प्रोसीजर परफॉर्म। अच्छा, जब प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे तो कुछ जगहों पे कुछ गलतियां निकलेंगी और कुछ जगहों पे चीजें ज्यादातर ठीक होंगी।
तो अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें कोई गड़बड़ निकले, हम उसे कहते हैं ये डेविएशन सामने आई। टेस्ट ऑफ डिटेल हो, उसमें कोई गड़बड़ निकले, हम कहते हैं मिस स्टेटमेंट सामने आई। तो जब प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं ना सेकेंड स्टेप में, तो आपके सामने हो सकता है कि कुछ डेविएशंस या कुछ मिस स्टेटमेंट सामने आए। फिर आपने क्या करना है, उन डेविएशन या मिस स्टेटमेंट की बेस पे प्रोजेक्शन करनी है। स्टेप नंबर 2 में प्रोसीजर परफॉर्म किए जिससे डेविएशन या मिस स्टेटमेंट सामने आई। स्टेप नंबर 3 में क्या किया, आपने प्रोजेक्शन की। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, आप रिकॉल कीजिए, अगर 100 ट्रांजैक्शंस है तो आपने 100 की 100 ट्रांजैक्शन को चेक नहीं किया। सैंपल हमेशा 100% से लेस होता है। अगर 20 का सैंपल सेलेक्ट किया, उसमें से 2 गलतियां निकली, तो आप यूं हिसाब किताब लगाते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, ये अंदाजा लगाना कि पॉपुलेशन में कितनी गलतियां होंगी। प्रोजेक्शन कैसे की जाती है, आप ऐसे सोचते हैं, अगर हमने 10 का सैंपल सेलेक्ट किया, उसमें से 2 गलतियां थी, तो 100 की पॉपुलेशन में कितनी गलतियां होंगी, 20 होंगी। शाबाश, ये है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब एस्टिमेट करना, बेस्ट एस्टिमेट करना, सैंपल की बेस पे एस्टिमेट करना। किस बेस पे, सैंपल की बेस पे एस्टिमेट करना कि पॉपुलेशन में कितनी डेविएशन या मिस स्टेटमेंट होगी, ये कहलाता है प्रोजेक्शन। और फिर प्रोजेक्शन के बाद हम लास्ट स्टेप रिजल्ट्स को वैल्यूएट करते हैं। रिजल्ट का मतलब यह है इस नतीजे पे पहुंचना कि क्या कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, क्या कोई कंट्रोल वीकनेस है या नहीं, क्या इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है, ये है रिजल्ट वैल्यूएशन। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, वैल्यूएशन। तो सैंपलिंग में 4 स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से। स्टेप नंबर 1 सैंपल डिजाइन करना है। स्टेप नंबर 2 प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। स्टेप नंबर 3 प्रोजेक्शन। स्टेप नंबर 3 वैल्यूएट रिजल्ट्स। क्लियर। अच्छा, आज के लेक्चर में हम सिर्फ स्टेप नंबर 1 डिस्कस करेंगे, सैंपल डिजाइन, जो कि लेंथ वाइज बाकी तीनों स्टेप्स के कंबाइन से भी बड़ा है, और एग्जाम इंपॉर्टेंस वाइज भी बाकी तीनों स्टेप्स को कंबाइन कर लें उससे भी ज्यादा अहम है। यानी आज का आपका लेक्चर इस पूरे चैप्टर में सबसे अहम वाला लेक्चर है। सैंपलिंग में एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसमें छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्ट्स की तादाद ज्यादा है लेकिन छोटे छोटे और सिंपल कंसेप्ट हैं। ठीक है, कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आती है ना, वो इस वजह से नहीं आती कि कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स हैं। इसमें किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो वही आती है कंसेप्ट्स की तादाद ज्यादा है, तो कुछ चीजें याद करनी होती हैं, फिर तो वो याद नहीं कर पाते, छोटी छोटी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं। सैंपलिंग के कितने स्टेप्स हैं, 4। आज हम सिर्फ एक स्टेप डिस्कस करेंगे, पहले वाला, जो क्या है, सैंपल डिजाइन। हम स्टडी करेंगे सैंपल डिजाइन क्या होता है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। ठीक है। अच्छा, पहली चीज मैं आपके साथ ये शेयर कि सैंपल डिजाइन का मतलब क्या, पहले ये कंसेप्ट समझ लें। अगर हमने फर्ज कीजिए कि कोई क्रिकेट मैच की बात करते हैं हम, ठीक है, कोई T20 मैच है, कोई वनडे मैच है, तो मैच खेला बाद में जाता है। एक्चुअली ग्राउंड में प्लेयर्स बाद में उतरते हैं, पहले उस मैच के रूल्स, पैरामीटर्स डिसाइड किए जाते हैं। ऐसा ही है भाई, आउट कब होगा, छिक्का कब होगा, एक कितने आवर्स होंगे, हर ओवर में कितनी बॉल होगी, नो बॉल कब होगी, वाइड कब होगी। ठीक है, एंड में अगर स्कोर बराबर हो गया तो फिर क्या होगा, फिर मजीद प्रोसीजर को इनहेंस किया जाता है ना। फिर ऑडिट प्रोसीजर को क्या, जब लेवल हो जाए, जब हम किसी कंक्लूजन पे ना पहुंच सके, ये सैम्पलिंग के भी एंड में यही बात लिखी हुई है, जब सैम्पलिंग की वजह से किसी कंक्लूजन पे ना पहुंच सके तो आपने क्या करना है, अपने प्रोसीजर्स को एनहेंस करना है, इंक्रीज करना है। तो अगर मैं कहूं क्रिकेट मैच में अगर किसी नतीजे पे टीम्स ना पहुंच सके तो मजीद 1 ओवर खिला दिया जाए, तो बात आपको समझ आ रही है, वो सुपर ओवर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उसी तरीके से सैम्पलिंग में भी वो ये कहता है कि फर्स्ट वो, लेकिन आखिरी बात है, अभी तो सिर्फ कंसेप्ट लिंक करने के लिए आप होता है।
तो मुझे बताइए कि क्या सैम्पलिंग करने में जो कुछ रूल्स इस्तेमाल होंगे, जो कुछ डेफिनेशन इस्तेमाल होंगी, जो कुछ कंसेप्ट्स यूज होंगे, टूल्स यूज होंगे, क्या हमें वो पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्या रूल्स होंगे, किस चीज का क्या मतलब होगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए हमारा तरीकाकार क्या होगा, अगर सैम्पलिंग टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए परफॉर्म कर रहे हैं तो तरीकाकार क्या होगा, उसके लिए क्या टूल्स होंगे। जैसे वनडे मैच है तो क्या रूल्स है, T20 का मैच है, डिफरेंट है ना। तो इसी तरह टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के रूल कुछ थोड़े से हो सकता है डिफरेंट हो, टेस्ट ऑफ डिटेल्स के रूल थोड़े से डिफरेंट हो, हमें पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए कि नहीं। तो सैंपल डिजाइन का मतलब क्या है, रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड करने हैं आपने, इसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, उनका मतलब आपको पता चलना जरूरी है। ठीक है जी, स्टार्ट करें जी फिर। चलिए, हमें पता चल गया सैम्पलिंग क्या है। देखिए, सबसे पहले मेन ऑडिटर के प्रोसीजर जहन में आए, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर से दो आगे टाइप्स, एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ डिटेल में आगे सैम्पलिंग, सैम्पलिंग में आगे परफॉर्म करना है हमने उसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आज हम सिर्फ उसका डिजाइन वाला फेज स्टडी कर रहे हैं ताकि ओवरऑल जो मैप है हमारा ऑडिट का उसमें आपको पता चले ये चैप्टर और ये कंसेप्ट किस जगह पे फिट बैठ रहा है। तो सैंपल डिजाइन है जी। आज देखें, आज हमने कोई प्रोसीजर डिस्कस नहीं करने कि ये काम करना है वो काम करना है, नहीं, आज हमने सिर्फ रूल डिसाइड करने हैं। सैंपलिंग परफॉर्म करनी है तो उसके रूल्स क्या होंगे। तो स्टेप नंबर 1 कहता है सबसे पहला कोई भी काम करने लगो ना उसका मकसद देखो क्या है, क्योंकि मकसद डिसाइड, सैंपलिंग का भी देखो पर्पस क्या है, क्योंकि पर्पस डिसाइड करेगा कि पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए। पॉपुलेशन कहते हैं उन सारी ट्रांजैक्शंस को जिनमें से हमने सैंपल सेलेक्ट करना है, वो जिनमें से, जैसे अगर सेल्स को मैं वेरीफाई कर रहा हूं तो सेल्स के टी अकाउंट के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो 10,000 ट्रांजैक्शन है, तो वो क्या है, पॉपुलेशन। कितनी पॉपुलेशन, 10,000। ठीक है, और अगर मैं उनमें से 200 आइटम को सेलेक्ट करता हूं तो वो क्या है, वो मेरा सैंपल है। पॉपुलेशन साइज क्या है, 10,000, सैंपल साइज क्या है, 200। तो कहता है भाई पर्पस देखो क्या है, क्योंकि पर्पस डिसाइड करेगा कि पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए। हमने कहा नहीं, समझ नहीं आई। कहते हैं का पर्पस क्या हो सकता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के टेस्ट ऑफ डिटेल। क्योंकि अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में सैंपलिंग कर, दोनों में सैंपलिंग होती है ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी टेस्ट ऑफ डिटेल में भी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सैंपलिंग करना चाहते हैं तो जो आपका पर्पस यह है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो जो आपकी पॉपुलेशन होगी वो होगी इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स जैसे रिकंसिलिएशन प्रिपेयर की कि नहीं की, जैसे ट्रांजैक्शन की अप्रूवल हुई कि नहीं हुई। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में जैसे रिकॉर्डिंग टाइमली बेसिस पे हो रही है कि नहीं, जिस दिन के ट्रांजैक्शन उसी दिन रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में याद रखिएगा हमारा फोकस होता है अप्रूवल, सिग्नेचर, डेट्स, ये अहम होता है। सेग्रीगेशन ड्यूटी, रिकंसिलिएशन, ऑथोराइजेशन, ये चेक कर, अमाउंट्स चेक नहीं करते। जब आप सिस्टम चेक कर रहे होते हैं तो फिर आप अमाउंट चेक नहीं कर रहे होते, आप तरीकाकार चेक कर रहे होते हैं कि क्या ये चीजें ठीक है कि नहीं। टेस्ट ऑफ सीसीटीवी सही काम कर रहा है कि नहीं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ये चेक कर रहे होंगे। उस सीसीटीवी के जरिए में जो इन्वेंट्री जो है उस इन्वेंट्री की अमाउंट क्या है, अमाउंट टेस्ट ऑफ कंट्रोल में नहीं होती, ये ध्यान में रखिएगा। इंटरनल कंट्रोल का पर्पस सिस्टम है, इंटरनल कंट्रोल बेस करता है सिस्टम पे। ठीक है, अगर आप क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना चाहते हैं तो आपकी पॉपुलेशन अमाउंट से नहीं होंगी, आपकी होगी इंटरनल कंट्रोल्स, कंट्रोल एक्टिविटीज, जैसे रिकंसिलिएशन, जैसे अप्रूवल, जैसे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, जैसे डेट्स टाइमली रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं हुई। ये अमाउंट्स नहीं, एक्टिविटीज, अमाउंट नहीं एक्टिविटीज होंगी। ठीक है, ये नहीं देखा जाएगा बैलेंस शीट डेट पे कितने पैसे पड़े हुए हैं कंपनी के पास। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में अमाउंट नहीं, ये देखा जाएगा क्या कोई प्रॉपर सेफ लॉक सिस्टम है जिसमें कैश रखा जाता है। ये फोकस समझ रहे हैं।
तो कह रहा है सबसे पहले डिसाइड करो कि सैम्पलिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए परफॉर्म कर रहे हो कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए। और अगर टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए सैम्पलिंग कर रहे हो तो फिर जो आपकी पॉपुलेशन होगी वो अमाउंट्स होंगी, वो ट्रांजैक्शन होगी। कौन सी ट्रांजैक्शन? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुई हैं। फिर आपका फोकस सिस्टम नहीं होगा, फिर आपका फोकस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा टेस्ट ऑफ डिटेल में। टेस्ट ऑफ डिटेल में आपका फोकस होगा सेल्स में कितनी ट्रांजैक्शन है, उनकी अमाउंट क्या है, अमाउंट्स फोकस होगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फोकस होगा। भाई फोकस समझ रहे हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में फोकस क्या होगा? पॉपुलेशन क्या होगी? हमारे जो के जो सिस्टम है, एक्टिविटीज है। टेस्ट ऑफ डिटेल में हमारे पॉपुलेशन क्या होगे? हाँ, तो मुझे बताइए क्या पर्पस के लिहाज से पॉपुलेशन चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर मैंने ये आइडेंटिफाई करना है क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फीस नहीं दी, मेरी पॉपुलेशन कुछ और होगी। और अगर मैंने ये आइडेंटिफाई करना है क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रीवियस टेस्ट में फेल हो गए हैं, मेरी पॉपुलेशन कुछ और होगी। ठीक है, तो ये पर्पस के लिहाज से पॉपुलेशन चेंज हो जाती है। पर्पस बताता है, एग्री करते हैं? इसकी एक और इजी एग्जांपल भी है। पर्पस जहां पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल हो सकता है, पर्पस असर्शन भी हो सकती है। अगर आप किसी एरिया के चेक करना चाहते हैं ओवरस्टेटेड तो नहीं है, तो आपकी पॉपुलेशन जो है वो रिकॉर्डेड अमाउंट होगी। और अगर आप देखना चाहते हैं किसी एरिया में वो अंडरस्टेटेड तो नहीं है, तो आपकी पॉपुलेशन रिकॉर्डेड अमाउंट नहीं होगी, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, गुड डिस्पैच नोट, गुड रिसीव्ड नोट होगी। तो पहला लेसन सैंपलिंग का कि आपने डिसाइड करना है किस मकसद के लिए सैंपलिंग कर रहे हैं। क्यों बोला? क्योंकि पर्पस डिसाइड करेगा आपकी रेलिवेंट पॉपुलेशन क्या होगी। ये ना पर्पस कुछ और हो, रेलिवेंट पॉपुलेशन कुछ और हो। ठीक है, ये तो रेलिवेंस ऑफ एविडेंस हमने पढ़ा ना चैप्टर 1 में, कि एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए। और हमने एप्रोप्रिएट में पढ़ा था रेलिवेंस, और रेलिवेंस में भी यही कंसेप्ट था कि अगर अंडर स्टेटमेंट है तो पॉपुलेशन कुछ और होती है, ओवर स्टेटमेंट तो कुछ और। ये वही कंसेप्ट यहाँ पे रिकॉल करवाया उसने। बताएं इस कंसेप्ट से एग्री करते हैं? yes, तो फिर आपने ध्यान से पहले देखना है पर्पस कौन सा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के टेस्ट ऑफ डिटेल्स। डन जी। अच्छा, अब यहां से मैं आपके साथ एक चीज एग्री करना चाहता हूं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी सैम्पलिंग होती है, टेस्ट ऑफ डिटेल में भी सैम्पलिंग होती है। एक तरीकाकार तो यह है कि मैं पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल को सामने रख के पूरा चैप्टर पढ़ाऊं और फिर टेस्ट ऑफ डिटेल को सामने रख के पूरा चैप्टर पढ़ाऊं, दोबारा 2 दफा पढ़े। एक तरीका यह है कि कंसेप्ट को चलते जाते, जो कोई कंसेप्ट होगा जो सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए होगा वो मैं आपको बता दूंगा ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए है। कोई कंसेप्ट होगा सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए होगा, वो मैं आपको बता दूंगा सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए है। और अक्सर कंसेप्ट होंगे दोनों में कॉमन होंगे, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, कहूंगा ये दोनों में कॉमन है। भाई ऐसे चलाएं कि पहले पूरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल फिर पूरा टेस्ट ऑफ डिटेल, ऐसे इकट्ठे ही। तो यानी कंसेप्ट सारे पढ़ा दूं, जो कंसेप्ट सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाला हो वो मैं बता दूं ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए, और जो टेस्ट ऑफ डिटेल वाला हो बता दूं टेस्ट ऑफ। वरना बाकी अगर कुछ भी नहीं मैं बताता तो इसका मतलब क्या है? दोनों। तो आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे इससे? पक्का? चले इसी तरीके से चलते हैं। एग्रीड जी, एग्रीड। तो अब या तो आपका होगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल या होगा पर्पस टेस्ट ऑफ डिटेल्स। चले फैसला कर लिया, बताएं टेस्ट ऑफ कंट्रोल का टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ, शाबाश, टेस्ट ऑफ कंट्रोल इन भाईजान का टेस्ट ऑफ डिटेल, बिल्कुल ठीक है, दोनों करेंगे। अच्छा, अब दूसरा पर्पस, भाई जैसे मैच होता है ना, मैच, उसमें जब हमने फैसला किया खेलना है तो फिर डिसाइड करना भाई आउट कब होगा, आउट कब होगा है? ये डिसाइड करना है। तो उसी तरह जब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं ना, अगर टेस्ट ऑफ, तो आपने फैसला करना है कि किस चीज को डेविएशन माना जाएगा। और अगर टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने डिफाइन करना है, फैसला करना है किस चीज को मिस स्टेटमेंट माना जाएगा। ठीक है? अब मैं आगे चलने से पहले आपको एक सेंटेंस बोलने लगा हूं, इस सेंटेंस को सुन के आप उछल पड़ेंगे, उछल पड़ेंगे आप। सुनाऊं? नहीं, हाँ ये पकड़ दे। रिपोर्ट का जो टॉपिक था ना, उसमें क्या मटीरियलिटी का कंसेप्ट था?
मटीरियलिटी की टर्म यूज हुई थी? ओके। मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन की टर्म यूज हुई थी? ओके। मॉडिफाइड ओपिनियन यानी क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर पे टर्म यूज हुई थी? अब सुनिए, सैंपलिंग के चैप्टर में कोई मटीरियलिटी, स्कोप लिमिटेशन और मॉडिफाइड ओपिनियन का कंसेप्ट नहीं है। सैंपलिंग के चैप्टर में मटीरियलिटी का, स्कोप लिमिटेशन का, मॉडिफाइड ओपिनियन का कोई कंसेप्ट नहीं। उछल 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 उछल, ओए उछल ऐसी आवाज सुन के उछल, हाँ ऐसे, शाबाश। क्या बोला? सैंपलिंग के चैप्टर में मटीरियलिटी, स्कोप लिमिटेशन, मॉडिफाइड ओपिनियन का कोई कंसेप्ट नहीं है। यानी सैंपलिंग के किसी क्वेश्चन के एंड में ये नहीं आएगा। क्या? क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, की ऑर्डर मैटर, नहीं आएगा, नहीं आएगा। पूरा स्टैंडर्ड छान ले, स्कोप लिमिटेशन का लफ्ज नहीं मिलेगा, क्वालिफाइड ओपिनियन का लफ्ज नहीं मिलेगा, एडवर्स ओपिनियन का लफ्ज नहीं मिलेगा, डिस्क्लेमर ओपिनियन का लफ्ज नहीं मिलेगा, मटीरियलिटी का लफ्ज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वाला? ये सुन ले, क्योंकि इसका पर्पस ये नहीं, ये गौर से सुनिएगा, ये वो $1 मिलियन कंसेप्ट है जो किताब में नहीं लिखा हुआ। क्योंकि सैंपलिंग का पर्पस रिपोर्ट देना नहीं है। सैंपलिंग का पर्पस ये डिसाइड करना है कि क्या इस एरिया में मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत है या नहीं है। सैंपलिंग का कंक्लूजन क्या होता है? सैंपलिंग का पर्पस ये नहीं है, क्या? इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना। इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट सैंपलिंग का पर्पस नहीं है, इसीलिए इसमें मटीरियलिटी का कंसेप्ट नहीं है, इसीलिए इसमें स्कोप लिमिटेशन का कंसेप्ट नहीं है, इसलिए इसमें मॉडिफाइड कंसेप्ट नहीं है। सैंपलिंग में ये कंसेप्ट नहीं है। भाई क्यों नहीं है? क्योंकि सैंपलिंग का पर्पस इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना नहीं है। सैंपलिंग का पर्पस सिर्फ इतना है कि ये एरिया ठीक है या इसमें कुछ गड़बड़, या इसमें कुछ गड़बड़। सैंपलिंग पर्पस सिर्फ इतना है। इससे आगे सैंपलिंग के पर जल जाते हैं, इससे आगे सैंपलिंग नहीं जाती। तो सैंपलिंग का पर्पस आपको इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना नहीं है। इसका अख्ताम इस बात पे नहीं होगा कि अगर ये है तो ये ओपिनियन, ये है तो ये ओपिनियन, नहीं होगा। बल्कि सैंपलिंग का अख्ताम किस चीज पे होगा? क्या मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत है या नहीं है, क्या ये एरिया ठीक है या इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, ये एरिया ठीक है या इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। ये होगा कंक्लूजन। नहीं बात समझ आई ना? बात समझ आई होती तो आप उछल पड़ते नहीं। जब तक उछलेंगे नहीं मैं बात समझाता रहूंगा। सैंपलिंग का पर्पस ये नहीं है कि आपको इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताया जाए। सैंपलिंग का पर्पस ये है कि आपको बताया जाए जिस एरिया में सैंपलिंग की है वो एरिया ठीक है या उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या इसमें मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत है या नहीं है। ये है पर्पस, ये है पर्पस। ठीक है जी जी हाँ। एग्जाम्पल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल बहुत ज्यादा आएगी, अभी तो चलते चलते यूं ही बता दिया था मैंने। ये तो एंड में सोचे जरा, ये कंसेप्ट तो एंड में बताने वाला है कि पर्पस क्या है, रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है। मैंने इधर क्यों बताया? बस वैसे ही, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता, जो अगला कंसेप्ट बताना जा रहा हूं ना, ये ना बताता तो वो आपको थोड़ा कंफ्यूज करता। अब अगला कंसेप्ट सुने। आपने ये डिसाइड कर लिया टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना है कि टेस्ट ऑफ डिटेल। ठीक है जी। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना है तो फिर आगे फैसला करें किस चीज को डेविएशन माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा। डेविएशन समझते हैं किसको कहते हैं? डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल समझते हैं किसको कहते हैं? वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल कहे, डेविएशन इन कंट्रोल्स कहे, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल करें, एक ही बात है। कहता है भैया टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना चाहते हैं ना तो आप कंट्रोल को चेक करेंगे, कुछ कंट्रोल सही होंगे, कुछ में गड़बड़ होगी। साबित करो किस कंट्रोल को गड़बड़ माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा।
टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे हो, अमाउंट्स को चेक करेंगे, कुछ अमाउंट सही होंगी, कुछ गलत होंगी, तो अभी से फैसला कर लो किस अमाउंट को गलत माना जाएगा, मिस स्टेटमेंट को डिफाइन कर लो। टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हो तो डेविएशन को डिफाइन करो, और टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे हो तो मिस स्टेटमेंट को डिफाइन करो। स्टूडेंट कहने लगा सर जो चीज हमें पता है वो डिफाइन ना करें, जो चीज हमें पता है वो डिफाइन ना करें। हमने तो कंट्रोल वाले चैप्टर में पढ़ लिया है डेविएशन किसको कहते हैं। आप क्या बताएंगे, हमें पहले से पता है। कंट्रोल सही तरीके से परफॉर्म ना हो रहा हो, हम तो डेविएशन आइडेंटिफाई कर करके थक गए हैं। हम तो रोज रात को सोने से पहले एक ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन पढ़ के सोते हैं, एक कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन पढ़ के सोते हैं, एक रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन पढ़ के सोते हैं, एक कंट्रोल्स की वीकनेस का क्वेश्चन पढ़ के सोते हैं, एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर की केस स्टडी पढ़ के सोते हैं। सर आप हमें क्या बताएंगे वीकनेस क्या है? हमें पता है, हमें पता है, पता है। मिस स्टेटमेंट क्या बताएंगे आप हमें? हमें पता है, चैप्टर 2 में पढ़ा ही पढ़ा है। चैप्टर 2 में कई दफा हर केस में यही तो फैसला करते थे कि मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है, मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है, मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है। ये हमें ना बताए, हमें पता है। मैंने कहा अच्छा, फिर अभी 3 सवाल पूछते हैं आपसे, अगर 2 के सही जवाब दे दिए तो मान लेंगे क्या आपको पता है क्या? अच्छा, दूसरी स्टेज में डिजाइन के दूसरे स्टेप में हम क्या फैसला कर रहे हैं कि अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं तो हमने डेविएशन क्या है परफॉर्म कर रहे हैं तो मिस स्टेटमेंट क्या है। अच्छा ओके, चलें, बल्कि पहला सवाल ही 2 in 1 है। मिस्टर ए से पैसे आए और मिस्टर बी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए। बताइए ये डेविएशन है, मिस स्टेटमेंट है, या दोनों है, या कोई भी नहीं है? फिर से सुन लीजिएगा, फिर से सुन लीजिएगा। मिस्टर ए से पैसे आए और मिस्टर बी के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिए। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है ये डेविएशन है? कितनों का ख्याल है मिस स्टेटमेंट है? कितनों का ख्याल है दोनों है? कितनों का ख्याल है कोई भी नहीं है? ये डेविएशन है, मिस स्टेटमेंट नहीं है। खागे मार, आधा सही है। ये मिस कई स्टूडेंट का ख्याल था मिस स्टेटमेंट भी है। क्यों मिस स्टेटमेंट क्यों नहीं है भला? क्योंकि बैलेंस शीट में टोटल अमाउंट जाती है वो ठीक है। हम बैलेंस शीट पे रिपोर्ट देते हैं, हम टी अकाउंट पे रिपोर्ट थोड़े देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में टी अकाउंट शामिल नहीं होते, और बैलेंस शीट की अमाउंट ठीक है। खागे मार, आधा सही आधा गलत। देखा, इसीलिए बता रहा था डेविएशन क्या है, मिस स्टेटमेंट क्या है, समझ ले। आपने कहा नहीं सर हमें पता है। दूसरी मिसाल सुने, फिर तैयार है दूसरी मिसाल के लिए? दूसरा क्वेश्चन, टाइमिंग डिफरेंस, यानी कंपनी ने चीजें भिजवाई 30 तारीख को जो कि कस्टमर को पहुंची 2 को, तो टाइमिंग डिफरेंस आ गया। और कस्टमर ने पेमेंट भिजवाई 31 दिसंबर को जो कंपनी को रिसीव हुई 1 जनवरी को, टाइमिंग डिफरेंस आ गया। कंफर्मेशन में याद है? बताइए टाइमिंग डिफरेंस क्या है? डेविएशन है कि मिस स्टेटमेंट है, या दोनों है, या कोई भी नहीं? कितने स्टूडेंट का ख्याल है ये डेविएशन है? कितनों का ख्याल है ये मिस स्टेटमेंट है? कितनों का ख्याल है ये दोनों है? कितनों का ख्याल है ये कोई भी नहीं है? ये कोई भी नहीं है, मिस स्टेटमेंट है। और भाई कितनी दफा बोला कंफर्मेशन में, टाइमिंग डिफरेंस हो तो वो नेचुरल होता है, मिस स्टेटमेंट नहीं होता। हाँ, एहतियातन हमने डेट ऑफ रिसीट या डेट ऑफ डिस्पैच, गुड डिस्पैच नोट की डेट या रिसीविंग देख लेनी है। अगर तो वाकई डेट्स वही है तो फिर ये मिस स्टेटमेंट नहीं है।
अगर चीजें डिस्पैच की हैं 31 दिसंबर को, पहुंची उसके पास 2 जनवरी को, इस वजह से डिफरेंस आ गया है, ये टेम्परेरी डिफरेंस है। अगर डेट ऑफ डिस्पैच 31 ही है तो ये मिस स्टेटमेंट नहीं है, टाइमिंग डिफरेंस मिस स्टेटमेंट नहीं है। अगर डेट्स सही है, टाइमिंग डिफरेंस मिस स्टेटमेंट नहीं है। ये हाल है आपका। और आप कह रहे थे नहीं सर हमें ना बताएं, हमने रिपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है मिस स्टेटमेंट क्या है, स्कोप लिमिटेशन क्या है, हमने कंट्रोल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है डेविएशन क्या है। आखिरी सवाल अभी भी बाकी है। अब या तो ड्रा होगी गेम या आप हारेंगे, क्योंकि एक आप गलत बता चुके हैं और एक आधा सही आधा। हाँ जी, तो मैं तो सेफ साइड पे हूं। हाँ, आपकी इज्जत दाव पे है। तीसरा सवाल, सैंपलिंग परफॉर्म कर रहे हैं, हमने क्लाइंट से कहा ए क्लाइंट जरा हमें ये सैंपल है 10 ट्रांजैक्शन का, ये तो जरा निकाल के दिखाओ। उसने कहा ठीक है सर, बोरियों में बंद किए हुए हैं हमने, अभी आपको सैंपल निकाल के लाओ। उसने 9 ट्रांजैक्शन हमारे सामने रख दी। हमने कहा 9 को तो साइड में रखो, बताओ 10वीं किधर। उसने कहा सर 10वीं ट्रांजैक्शन डिस्ट्रॉय हो गई, जल गई, गुम हो गई, मिस हो गई, मिसिंग है, नहीं अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल है। बताइए ये डेविएशन है, मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन? शाबाश, स्कोप लिमिटेशन है। तबाह शुद्ध कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट। स्कोप लिमिटेशन नहीं, मैंने पूछा है कि डेविएशन है, मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन, तो आपने क्या बोला था? डेविएशन। अच्छा पहले क्या बोला था? डेविएशन नहीं बोला था। इतनी ऊंची आवाज, आप स्कोप लिमिटेशन। 2-3 स्टूडेंट आगे थे, 4-5 इधर भी थे, उन पे ना डालते सारा इल्जाम। बोला था स्कोप लिमिटेशन। 3 में से आधा कंसेप्ट सही बता सके, ये है आपके पिछले कंसेप्ट। आपकी इज्जत रखिए सर। आइंदा अल्लाह का वास्ता मेरी इज्जत ना रखिए सर, मेहरबानी। मुझे सवालों के जवाब बता के बिस्त कर मुझे असाइनमेंट और केस स्टडी चेक करा के शर्मिंदा कर, और मैं शर्मिंदा होना चाहता हूं। इतनी इज्जत ना कर, मेरी इज्जत रखी मेरी। तो कहां पे? हाँ नहीं, सेकंड फेल आपको कोई नहीं समझ आई। मुझे बताइए, ये इस कंसेप्ट में, एग्जाम में नहीं कह रहा, एग्जाम में नहीं भाई, इधर एग्जाम में शर्मिंदा होने से बेहतर है क्लास में शर्मिंदा हो जाएं। क्या आपको ये बात पता है? हाँ शाबाश। चले तो यहाँ पे इसलिए कि इंशाल्लाह एग्जाम में तो पास होंगे। तो भैया ये क्या डिफाइन करे, क्या मिस स्टेटमेंट है कि डेविएशन? यानी अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने क्या डिफाइन करना है? और अगर टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे हैं, स्कोप लिमिटेशन क्यों नहीं? क्योंकि इसमें इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना ही नहीं होता। अब सुनिए जरा, अब सुनिए। अगर स्कोप लिमिटेशन हो ना सैम्पलिंग में, यानी कोई चीज मिसिंग है, कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, हम उसे स्कोप लिमिटेशन नहीं कहते। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हो तो हम मिसिंग इंफॉर्मेशन को कहते हैं डेविएशन, और अगर टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे हो तो हम मिसिंग इंफॉर्मेशन को कहते हैं मिस स्टेटमेंट। अजीब बात, स्कोप लिमिटेशन कब से मिस स्टेटमेंट हो गई भाई? स्कोप लिमिटेशन कब से मिस स्टेटमेंट हो गई? सैम्पलिंग में हो गई। क्यों हो गई? हमने रिपोर्ट वाले में तो स्कोप लिमिटेशन को अलग और मिस स्टेटमेंट को अलग किया था, सैम्पलिंग में इकट्ठा क्यों कर दिया? क्योंकि रिपोर्ट में हमारा मकसद था टाइप ऑफ ओपिनियन बताना, जो मिस स्टेटमेंट के केस में हो रहा है, स्कोप लिमिटेशन के केस में हो रहा है। सैम्पलिंग में हमारा मकसद टाइप ऑफ ओपिनियन बताना नहीं है, इसलिए मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन को अलग अलग करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जिस मकसद के अलग किया था यहां पे वो मकसद ही नहीं। इसीलिए यहां पे मिसिंग वाउचर होंगे तो सैम्पलिंग के अंदर क्या करेंगे आप? उसको मिस स्टेटमेंट क्या करेंगे? मिस स्टेटमेंट। कुछ समझ आई बात की? चलिए ये सेकेंड स्टेप, तो आगे थर्ड स्टेप पे जाते हैं। ठीक है, अब आपने डिसाइड करना है क्या? पता चल गया मिस स्टेटमेंट स्कोप डिमांड। अब क्या?
टॉलरेबल लिमिट्स। टॉलरेबल लिमिट्स का मतलब है अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं तो टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन डिसाइड करे क्या है, और अगर आप टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे हैं तो टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट डिटरमिन करे, डिसाइड करे। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, रेट आपको पता है परसेंटेज, 5% रेट, 10% रेट। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन याद रखे होता है परसेंटेज में, और टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट होता है अमाउंट्स में। क्यों? क्योंकि आपको पता है टेस्ट ऑफ डिटेल में हम अमाउंट्स को वेरीफाई कर रहे होते हैं, तो जो टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट है वो भी अमाउंट में होगी, और टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन में हम अमाउंट्स को वेरीफाई नहीं कर रहे होते इंटरनल, तो इसलिए इसमें परसेंटेज। ठीक है, अच्छा अब सुने टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। डेविएशन तो पता है ना क्या है आपको, रेट ऑफ डेविएशन भी पता होगा क्या है। अगर 12 महीने की रिकंसिलिएशंस हैं, उनमें से 10 रिकंसिलिएशन बनी है, 2 नहीं बनी, तो बताइए रेट ऑफ डेविएशन कितना है? और 20% पढ़ते हैं, और साल में 10 महीने 12 होते हैं, 12 होते हैं, 2 डिवाइड बाय 12 पॉपुलेशन 12, 2 डिवाइडेड बाय 12। चले लगभग भाई की बात मान लेते हैं, भाई ने हमारी इज्जत रखी थी, हम भाई की इज्जत रख लेते हैं कि लगभग 20% के करीब रेट ऑफ डेविएशन है। ठीक है, लगभग 20% के, 16 समथिंग 17% रेट ऑफ डेविएशन है। शाबाश, ठीक है जी। ये रेट, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या करना है हमने? टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर रहे हैं तो टॉलरेबल मिस। अब ये टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन क्या चीज है और टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट क्या चीज है, ये सुने। टॉलरेबल का मतलब आपको कुछ कुछ हल्का हल्का कंसेप्ट बिल्ड हो रहा होगा, काबिल बर्दाश्त, यानी इसका मतलब है टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इतनी डेविएशन है जो ऑडिटर बर्दाश्त कर सकता है, इसके बावजूद भी, हालांकि वो डेविएशन होगी, इसके बावजूद भी ऑडिटर कहेगा कंट्रोल स्ट्रांग है। और टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ मिस स्टेटमेंट है जरूर, लेकिन अगर इस लेवल तक है ना, इससे नीचे नीचे हैं, तो ऑडिटर फिर भी कहेगा चलो गुजारा हो गया, ठीक है ठीक है, पॉपुलेशन ओके है। लेकिन अगर इससे ज्यादा हुए तो फिर गड़बड़ होगी। ठीक है, तो जरा देखिए स्टैंडर्ड कैसे डिफाइन करता है। कहता है सुनो सुनो सुनो, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन सुनो, इट इज द रेट ऑफ डेविएशन, ये रेट है अमाउंट नहीं है, पहला असूल। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, इट इज द रेट ऑफ डेविएशन सेट बाय ऑडिटर, जो ऑडिटर सेट करता है, मैनेजमेंट नहीं सेट करती। इट इज द रेट ऑफ डेविएशन सेट बाय ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑडिटर ऑब्टेन्स अश्योरेंस, जिसके बारे में ऑडिटर अश्योरेंस हासिल करना चाहता है, तसल्ली करना चाहता है, चेक करना चाहता है। इट इज द रेट ऑफ डेविएशन सेट बाय ऑडिटर in respect of which auditor obtain assurance, क्या assurance? That actual deviation in population do not exceed from this level, कि population में actual deviation इस लेवल से एक्सीड ना करे। ऑडिटर चाहता है, यानी क्या मतलब, ये ऐसा रेट है जो ऑडिटर सेट करता है, और इसके बारे में ऑडिटर तसल्ली करता है क्या, कि पॉपुलेशन में जो एक्चुअली रेट ऑफ डेविएशन है ना, वो इस लेवल से ज्यादा ना हो, कम कम हो। ज्यादा ना हो का मतलब क्या, कम कम हो, ये वो लेवल है। It is the rate of deviation set by auditor in respect of which auditor obtains assurance that actual deviations in population do not exceed this level, इस लेवल से एक्सीड ना करें, इसे कम कम रहे। ठीक, एक आधा लहा के पीछे हो गया वो, ठीक है, मेन कंसेप्ट समझ आ गया। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, चलें मटेरियलिटी पर, या चाय याद आ रही है, शाबाश शाबाश, चाय एक हैप्पी बर्थडे टू कायदे आजम। टॉलरेबल में स्टेटमेंट क्या है?
टॉलेबल मिसस्टेटमेंट इज द अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट, रेट नहीं, it is the amount of misstatement set by auditor in respect of which auditor obtains assurance that actual misstatement in population do not exceed from this level, यानी इस लेवल से ज्यादा ना हो, कम ही हो। यानी ऑडिटर ये कह रहा है ये ऐसा अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट है जो ऑडिटर डिसाइड कर रहा है, और क्या कह रहा है कि मैं भैया चेकिंग करूंगा, तसल्ली करूंगा, श्योरिटी लूंगा क्या कि पॉपुलेशन में मिसस्टेटमेंट थोड़ी बहुत हो तो चलेगा, इस लेवल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, इससे कम की हो, इससे कम की हो तो ठीक है, इससे ज्यादा की हो तो मतलब गड़बड़ है। कुछ याद आ रहा है, क्या वाला? मटीरियलिटी लेवल, ओवरऑल ना बोले, क्योंकि ये सैम्पलिंग एरिया लेवल पे होती है ना, कभी सेल्स पे कर ली, कभी परचेज पे कर ली, कभी रिपेयर एक्सपेंस पे कर ली, कभी तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। बल्कि उसने टॉलेबल मिसस्टेटमेंट में लिखा होना चाहिए कि इट इज द एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। देखिए लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस लिखा हुआ है। क्या उसने टॉलेबल रेट ऑफ डेविएशन, टॉलेबल मिसस्टेटमेंट को लिंक करवाया, इशारा दिया कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की एप्लीकेशन है? हाँ, तो याद आया आपको। लेकिन मुझे ये बताइए उसने फिर इसका नाम पर मटेरियलिटी क्यों ना रख लिया? क्योंकि ये सैम्पलिंग है, इसमें मटेरियलिटी तो हम यूज करते हैं इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट डिसाइड करने के लिए, इसमें तो मकसद इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट है ही नहीं। सैम्पलिंग में तो अल्टीमेट पर्पस यही होता है कि आपने बताना है पॉपुलेशन ठीक है या इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या हमें मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत है कि नहीं। सैम्पलिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट प्रोसीजर के ऊपर फोकस है, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पे नहीं। सैम्पलिंग की केस स्टडी के बाद आपसे ये तो पूछ सकता है बताओ मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करने है कि नहीं, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं पूछेगा। ठीक है, तो मुझे बताइए अब हमें पता चल गया कि डेविएशन क्या है, मिसस्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट, क्या हम डिसाइड कर चुके हैं कि टॉलेबल रेट ऑफ डेविएशन क्या है और टॉलेबल मिसस्टेटमेंट क्या है? चलिए ठीक है, ये ब्रीफ कंसेप्ट लिखा हुआ इधर, असल जो किताब के अल्फाज है वो मैंने कोशिश किया थोड़ा बहुत आपको ज़हनों में डाल दिए जाए। तो कुछ समझ आया आपको? टॉलेबल रेट ऑफ डेविएशन, टॉलेबल मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ के देख ले, इसमें कोई अजीबो गरीब अगर लफ्ज है तो वो मुझसे पूछ ले, कोई खौफनाक किस्म का लफ्ज है तो पूछ ले। जो है वो तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की बेस पे, तो इसका मतलब टॉलेबल रेट ऑफ डेविएशन भी होगी, इसका मतलब वो भी होगी, छोड़े परसेंटेज होगी। चलिए तो क्योंकि डेफिनेशन में देखें A इज इक्वल टू B, ये डेफिनेशन एक जैसी थी ना, मिलती जुलती, अल्फाज सेम है। A इज इक्वल टू B, तो B इज इक्वल टू C लिखा उसने, तो समझ लीजिए क्या इक्वल टू C वो भी होगी। सैम्पलिंग अप्रोचेस, प्रोफेशनल अब हम जो कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो कंसेप्ट है क्या। अच्छा, आपको एक बात पता है, जब कैलकुलेटर इजाद हुआ था तो टीचर ने हड़ताल कर दी थी कि भैया कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने से जो नौजवान, उस वक्त के उस्तादों ने कैलकुलेटर का कुछ नहीं कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने से नौजवानों की ज़हनी सलाहियत मुतासिर होगी, ये अपने जहन को इस्तेमाल करने की बजाय मशीन को इस्तेमाल करेंगे, ये मशीन के ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे। बाकायदा हड़तालें एहतजाज हुए थे सिर्फ कैलकुलेटर की इजाद पे। हाँ 2+2 उन्होंने कहा हम पहाड़े, हम हाँ भाई एक पूरा हम फीस लेके पूरा महीना बच्चे को पहाड़े याद करवाते हैं, तो अब ये कैलकुलेटर आ गया तो पहाड़े कौन याद करेगा? एक दो नहीं, दो। हाँ, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फिर भी आप पहाड़े याद करवाएं आपको भी। तो ये उसी तरीके से याद रखें, हर दौर में ये एक सोच रहती है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आए क्या इसे अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना। वो आपने क्लासिक एग्जांपल सुनी होगी कि जब लाउड स्पीकर आया तब बहुत से लोगों ने ये भी फतवा दे दिया कि भैया ये नहीं, हाँ चले हम उधर तक नहीं जाते, वो सेंसिटिव टॉपिक है, ये ना हो शाम तक मैं शहीद होके जनती हुआ हूँ, कुछ पता नहीं चलता। हाँ, तो वापिस आ जाए। नहीं, जन्नती होने में मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैं शहीद होने को अभी तैयार नहीं हूँ।
अच्छा चलो सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, शाबाश शाबाश बेटा, मैं तेरी सोच सिलेबस कंप्लीट करवा दूं फिर उसके बाद चाहे मर जाऊं। क्या है ये यार, इसके सामने चाहे 2-3 फेरे लगा, ये देखे इसका दिल करे और फिर चाहे मुझे दे दे, तरसा तरसा के सामने। मैं इसके सामने बैठ के इधर बैठ के पीऊंगा, मैं इधर बैठ के चाय ले इधर ला ला, शाबाश शाबाश शाबाश। तो कहां पे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या स्टैट आपने पढ़ी, स्टैटिस्टिकल टूल्स पढ़े, साइंटिफिक टेक्निक्स पढ़ी, कंप्यूटर इस्तेमाल किए? मेरा सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है, आपने उसका सिंपल यस नो आंसर करना है, लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, 2 हरफी बात करनी है। क्या हमें अपने ऑडिट प्रोसीजर में साइंटिफिक टेक्निक्स, टूल्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स से मुराद जैसे प्रोबेबिलिटी थ्योरी, स्टैटिस्टिकल टूल से मुराद जैसे कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी और स्टैटिस्टिकल टूल्स को हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं? फिर से सुने, क्या हमें सैंपलिंग करते हुए सिर्फ अपनी जजमेंट की बेस पे सारी सैंपलिंग करनी चाहिए, या कि सैंपलिंग करते हुए मैं स्टैटिस्टिकल टूल्स को भी यूज कर सकते हैं, हम कंप्यूटर्स को भी यूज कर सकते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर को भी यूज करना चाहिए? बताइए क्या कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि नहीं सर, अगर हम स्टैटिस्टिकल टूल को यूज करेंगे तो कहीं स्टैटिस्टिकल टूल्स हमें ही रिप्लेस ना कर दें? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज नहीं करना चाहिए? कितनों का ख्याल है ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए स्टैटिस्टिकल टूल्स को, कंप्यूटर्स को, आईटी को, ऑडिट सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहिए? बताइए। शाबाश। तो सुन लें, यहां पे 2 अप्रोचेस हैं, दोनों ही अलाउड है। जैसे वो जिम करने जाते हैं ना, जो स्टूडेंट अंदाजा होगा कि जब जिम करते हैं तो एक अप्रोच ये होती है, भाई मशीनें हैं, मशीनों के ऊपर बैठ के सपोर्ट भी मिल जाती है, एंगल शैंगल भी सही रहता है, ठीक है? वो जो वेट शीट उठाते हैं ना, वो बिल्कुल सीधा एंगल आता है मशीन के ऊपर, तो उसके जरिए से एक्सरसाइज की जाए। कुछ कहते हैं नहीं, वो सही मसल्स के ऊपर सही प्रेशर नहीं पड़ता, तो मैनुअली ही मशीन के बगैर ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। बताइए कौन सही कौन गलत? दोनों से, दोनों की जाए, डिपेंड करता है आपको जो सूट करता है। भाई जिस जिम में मैं जाता हूं उसकी फीस कम है लेकिन उधर कोई मशीन ही नहीं है, मैं क्या करूं? जिस फर्म में हम गए उसके पास इतना माल पानी नहीं है, उसने क्या कंप्यूटर देने हैं, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, बाय नहीं कर सकते, ठीक है? जाते हुए फर्म में आपको सिर्फ पेन पेंसिल दे दी जाती है, जाओ भाई अल्लाह के हवाले, ठीक है? तो वहां पे क्या स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। तो सैंपलिंग की 2 अप्रोचेस है, एक अप्रोच है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग और एक है नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में क्या होता है, स्टैटिस्टिकल टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे आइटम को सेलेक्ट करने के लिए रैंडम सिलेक्शन स्टैट का टॉपिक है ना, रैंडम सिलेक्शन, जैसे रिजल्ट्स को वैल्यूएट करते हुए प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी भी स्टैट का टर्म है ना, जैसे सैंपलिंग रिस्क को कैलकुलेट करना, मेजर करना, ये कंसेप्ट जब आप ये टेक्निक्स यूज कर रहे हो, कौन से रैंडम सिलेक्शन, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, सैंपलिंग रिस्क की मेजरमेंट, तो इसका मतलब क्या है, आप स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज कर रहे हैं। जब आप अपनी सैंपलिंग में स्टैटिस्टिकल टूल्स की हेल्प लेते हैं, इनको यूज करते हैं, तो इसको क्या क्या बोला जाएगा? स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। और जब आप इन टूल्स की हेल्प नहीं लेते, नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। तो मुझे ये बताइए, जब आप इन स्टैटिस्टिकल टूल्स की हेल्प नहीं लेते तो सैंपलिंग फिर कैसे चल रही होती है? वो नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। शाबाश, ठीक है? जरा देखिए, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में वो कह रहा है ये रैंडम का लफ्ज आया है, प्रोबेबिलिटी का लफ्ज आया है, मेजरमेंट ऑफ रिस्क का लफ्ज आया है, तो जरा अंडरलाइन कर ले ताकि मुझे पता चल जाए वाकई इसकी डेफिनेशन में ये 3 अल्फाज आने चाहिए ना, इससे पता चल जाता है स्टैटिस्टिकल टूल यूज हो रहे हैं। तो जैसे पॉजिटिव कंफर्मेशन, नेगेटिव कंफर्मेशन, उसने बता दिया था दोनों का अप्लाई कर, ज्यादा रिलायबल है कम, लेकिन उसने कहा था हालात के मुताबिक फैसला करो, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। अब थोड़ा सा डिस्कशन, जजमेंटल डिस्कशन आवश्यक करनी है। अब आपसे सवाल पूछता हूं, अलाउड दोनों है, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग भी, नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं जो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग को फेवर करते हैं, कितने हैं जो सैंपलिंग को फेवर नहीं करते?
वो दूसरी को करते हैं। चलें, इक्का दुक्का इसमें भी है। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग को यूज करने के फायदे बताएं। कम टाइम में ज्यादा पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन हो तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग सूटेबल है। ओके, एक्यूरेसी ज्यादा रिलायबल है, इसमें ह्यूमन जजमेंट, ह्यूमन बायसनेस का रिस्क नहीं है। हम बायस हो सकते हैं ना, वो रिस्क नहीं है। मशीन ने काम करना है तो करना है, हम बायस हो सकते हैं। जैसे ही 5 बजते हैं हम बायस हो जाते हैं। 5 बजते हैं ना, हमें सारा कुछ ठीक ठीक नजर आ रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। कोई बड़ी से बड़ी ला भी होगी ना, हमें लगेगा ठीक है, अब ठीक है, कल देखेंगे। हाँ, लेकिन कंप्यूटर जो है उसने 5 बजे छुट्टी थोड़ी करनी है, वो बायस नहीं होता। और क्या फायदा होगा? ह्यूमन एरर भी कम। आप आसानी से इसको डिफेंड कर सकते हैं कि सैंपल सिलेक्शन मेथड क्या था, सैंपल साइज क्या था, ठीक है, वरना मुश्किल हो जाता है। पार्टनर कहता है भाई सैंपल सही सिलेक्ट किया था, कि जिसमें मसला था उसको दोबारा पॉपुलेशन में डाल के उसकी जगह दूसरे वाला वाउचर सिलेक्ट कर लिया था। बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं किया? ऐसा कर सकते हैं ना? मैनेजर कहने लगा सीनियर से, गाड़ी में जा रहे थे इस्लामाबाद, कहीं रास्ते में गपशप होती है, मैनेजर कहने लगा क्या जो प्रॉब्लम सामने आती है तो तुम लोग ऊपर रिपोर्ट क्यों नहीं करते, उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? अगर कोई ट्रांजैक्शन, वैसे गपशप हो रही थी तो मजाक में उन्होंने कहा, मैनेजर ने सीनियर से, मैं तो जूनियर था चुप करके बैठा हुआ था, तो जूनियर चुप करके बैठे होते हैं। मैनेजर सीनियर से कहने लगा जब कोई किसी वाउचर में मसला सामने आता है तो उसको आगे उसको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते, हाई लेवल को कम्युनिकेट क्यों नहीं करते? सीनियर कहने लगा सर जी, मसला अगर हम आप लोगों को रिपोर्ट करना शुरू कर दे ना, तो आपने उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा फर्दर काम कहना है ना, वो भी हमसे ही करवाना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको चेंज कर सैंपल सेलेक्ट करो, ट्रांजैक्शन नंबर 7 मसला आया, शाम गोली मारो, 8 कर लो। जब आप नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कर रहे होंगे ना तो ये पॉसिबल है, लेकिन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें सैंपल किसने सेलेक्ट करना, सैंपल साइज किसने सेलेक्ट करना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने। भी समझ रहे हैं बात? अच्छा बताए, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के फायदे ही फायदे हैं कि कुछ नुकसान? क्या नुकसान है? ह्यूमन जजमेंट को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है। ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हाँ, कॉस्ट ज्यादा आएगी, लैपटॉप लेना भाई। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग होगी स्टैटिस्टिकल टूल पे, और स्टैटिस्टिकल टूल चलेंगे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे। और प्रैक्टिस में ऐसे थोड़ी स्टैंडर्ड डेविएशन करनी है तो कैलकुलेटर लेके सफे के ऊपर लाइनें लगा के हम बैठ रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। प्रैक्टिस में तो वो सारे टूल्स होते हैं। आपको तो ये जो करवाया जाता है, टाइम जाया करवाया जाता है आपको, ये मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, लो करो फार्मूले याद, सारा टाइम जाया। लेकिन छोड़े इसको, रोजी रोटी लगी हमारी। आपको सिखा के, ये जो आपके किसी काम नहीं आनी वो सीएल सिखा के हमारे काम तो आ जाती है ना। हाँ बस काफी है, काफी है, काफी। तो भाई स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का फर्क सामने आया। अच्छा एक चीज बताए, मैंने स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बताए हैं, नॉन स्टैटिस्टिकल का नहीं बताया, क्यों? अपोजिट जो उसके बेनिफिट, उसके हाँ, अव्वल तो पूछेगा नहीं, पूछेगा तो आप फिट फुट कर देंगे उसको। चलिए अब अगला और बहुत ही अहम फैसला को, अब डिस्कशन हमारी फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब क्या करना है, अब ये फैसला करना है टीम के खिलाड़ी कितने होंगे, 2-2 के, 10-10 के। अच्छा हमें इतना तो पता है कि सैम्पलिंग में 100% आइटम को सेलेक्ट नहीं करना, 100% से लेस आइटम को। इंटरेस्टिंग बात सुने, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये तो कहते हैं कि सैंपल सेलेक्ट करना ना 100% से कम होना चाहिए, लेकिन कितना कम ये नहीं बताते। किसी ऑडिट में हम सैंपल साइज रखते हैं 30%, किसी पे 50%, 60%, किसी पे 70%। ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर पे। अब अगला बड़ा फैसला क्या है जो आपने करना है कि सैंपल साइज क्या होगा। अगला बड़ा फैसला क्या करना है आपने, सैंपल साइज क्या होगा। सैंपलिंग अप्रोच स्टैटिस्टिकल होगी कि नॉन स्टैटिस्टिकल पढ़ चुके हैं? स्टैटिस्टिकल अप्रोच है तो इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये भी पढ़ चुके हैं। इक्का दुक्का कोई रह गया हुआ तो रीड कर लीजिएगा, वो इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अब क्या है, सैंपल साइज। किसी एरिया में आप जाएंगे, सीनियर कहेगा भैया रिपेयर एक्सपेंस करो, रिपेयर एक्सपेंस। आप कहेंगे
सारी आइटम्स, कहेगा नहीं नहीं, पढ़ा नहीं था कि नॉर्मली हम 100% आइटम को सेलेक्ट नहीं करते, सैंपल करो। आप कहेंगे कितना, सीनियर कहेगा 30%। दूसरी ऑडिट पे जाएंगे, सीनियर कहेगा रिपेयर एक्सपेंस करो, आप कहेंगे ठीक है 30% ना, सीनियर कहेगा नहीं 60%। आपके होश उड़ जाएंगे। आप कहेंगे पिछले क्लाइंट में भी रिपेयर एक्सपेंस था, वहां 30% बोला, इधर 60%, क्यों? उनका इट डिपेंड्स। सैंपल साइज 100% नहीं होगा ये पक्का है, लेकिन 30% होगा कि 60% होगा कि 90% होगा या दरमियान की कोई अमाउंट, इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स। यानी अब हम क्या सीखने जा रहे हैं कि हमारा सैंपल साइज स्मॉल होगा कि लार्ज होगा, हमें ये किस पे डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर्स पे। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो क्लाइंट में मौजूद हो ना, तो हम अपना सैंपल साइज डिक्रीज कर देते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो क्लाइंट में मौजूद हो तो हम अपना सैंपल साइज इंक्रीज कर देते हैं। क्या आपको वो फैक्टर्स बताए ना जाएं? अच्छा पहले फिर मुझे बताएं, आपके ख्याल में क्या फैक्टर्स टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए और टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, या कुछ कुछ सेम कुछ कुछ डिफरेंट होंगे? कुछ कुछ सेम कुछ कुछ, ये मुझे लगता है 2-4 दिन पहले भी इस तरह की कोई बात हुई थी किसी कंसर्ट में कि सेम सेम बट डिफरेंट, है ना? कि किस कंसर्ट में हुई थी? ये हाल है आपका। इंडिया में एक गजनी था, उन्होंने सुपर मूवी बना ली, इधर हर एक गजनी बैठा है, कोई फ्लॉप ट्रेलर भी नहीं बना सके। आप ये 2 दिन पहले भूल गए। हाँ 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 ये वो कंसेप्ट नहीं है। अब भाई कंसेप्ट ये था कि रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस के पॉइंट हमने चैप्टर 1 में भी पढ़े हैं 5। रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर में भी हमने फैक्टर्स पढ़े थे 4। कुछ कुछ 2 सेम थे और कुछ कुछ 2 फर्क थे, ये था कंसेप्ट। ब्रेनस्केप यूज कर रहे हैं? ब्रेनस्केप यूज कर रहे हैं? हाँ, इसीलिए कैसे याद रहे? तो हाँ, मैं ब्रेनस्केप की तरफ लेके जा रहा हूं, वो कह रहे हैं भाई वो ब्रेन वॉश की तरफ जाते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कुछ फैक्टर, पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के पढ़े कि टेस्ट ऑफ डिटेल के? अगर टेस्ट ऑफ डिटेल कहते ना तो ठुकाई होती है आपकी। क्यों भैया? तरतीब से चलना चाहिए ना, पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है, फिर टेस्ट ऑफ डिटेल के, पहले टेस्ट ऑफ डिटेल फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल। आपको पता है कंसेप्ट्स की तरतीब में भी कंसेप्ट होता है, तरतीब में भी तरतीब से चले, पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल। मैं फैक्टर बताऊंगा, आपने बताना है इसकी वजह से सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। ठीक है जी, शुरू करें। सुने, ये एक मिनट, यहां काट के मैं क्या लिखने लगा? हाँ शाबाश, मिस स्टेटमेंट होना चाहिए ना। सुने, अच्छा अब जैसे मैं सचवाऊंगा आपने वैसे ही सोचना है। पहला फैक्टर, पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल पढ़े क्या टेस्ट ऑफ डिटेल? सुने, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। पहला फैक्टर क्या है? टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन से हमारे जहन में आता है मटीरियलिटी, ऐसा ही है। और मटीरियलिटी और रिस्क का है इनवर्स रिलेशनशिप, और रिस्क बढ़ता है प्रोसीजर बढ़ते हैं, रिस्क कम होता है प्रोसीजर का, ये आपको पता है। अब सुने,
अगर टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इंक्रीज हो जाए, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इंक्रीज हो जाए, तो सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे क्या फर्क पड़ेगा? आपने कैसे सोचना है? टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, डायरेक्ट जंप नहीं लगानी, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इंक्रीज हो जाए यानी मटीरियलिटी इंक्रीज हो गया, रिस्क कम हो जाएगा, रिस्क कम मतलब प्रोसीजर कम, तो टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इंक्रीज हो जाए, सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखिए वही है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? फिर से, अगर टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो जाए तो सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे क्या फर्क पड़ेगा? कैसे? सैंपल साइज फॉर ये टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन डिक्रीज हुआ, लेवल डिक्रीज हुआ, रिस्क बढ़ गया, प्रोसीजर बढ़। मैं कुछ समझ आई आपको? नहीं समझ आई? फिर से अगर टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, आई कैप के पास बड़े दाव हैं, आपको एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ इंक्रीज की एग्जाम्पल दी है, आई कैप डिक्रीज भी टेस्ट कर सकता है, ध्यान से रहेगा। जैसे अब सुनिएगा, आई कैप दाव खेलने लगा है, देखते हैं आप पिक करते हैं। अगर टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन डिक्रीज कर जाए तो सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल गलत, टेस्ट ऑफ डिटेल पूछा था, देखा दाव, आप समझते हैं एक ही दाव है, आप समझ रहे थे सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज में आई कैप खेलेगा। आई कैप आपको फैक्टर किसी और का होगा, इफेक्ट किसी और पे पूछ लेगा। मैंने फैक्टर बताया था, आपने नोट नहीं किया अल्फाज में? मैंने बोला था अगर टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो जाए तो सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल पे क्या फर्क पड़ेगा? भाई रेट ऑफ डेविएशन तो कंट्रोल्स के लिए होता है, टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए तो है ही नहीं, समझे? तो आइंदा सैंपल साइज पे इफेक्ट के लिए इंक्रीज डिक्रीज को तो ध्यान में रखना है, रेलिवेंट फैक्टर भी ध्यान में रखना है, ठीक है? तो अगर टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इंक्रीज हो गया, सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या फर्क है? डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। सबसे मुश्किल यही कंसेप्ट था। आगे चलते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, यानी हमारे ख्याल में डेविएशन ज्यादा है, अगर जहां पे खतरा ज्यादा हो वहां पे एहतियात कम होनी चाहिए, ज्यादा? अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा है, सैंपल साइज इंक्रीज होना चाहिए। देखिए इंक्रीज है, अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन कम हो जाए, सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या फर्क पड़ेगा? अगर दोबारा सुन लें, अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो जाए, सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल पे फर्क नहीं, उसके लिए रेलिवेंट ही नहीं है। लेकिन सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो जाए, सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, अच्छा आपके इंक्रीज डिक्रीज ना मिक्स हो जाते हैं, अब आपने कम या ज्यादा बोलना, हाँ पता नहीं चलता इंक्रीज डिक्रीज, फिर मुकर जाते हैं आप। मैंने तो ये, अगर सैंपल साइज, अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? कम हो जाएगा, ये चीज, और ज्यादा तो ज्यादा हो जाएगा। ओके, डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, अगर हमें रीजनेबल हाई लेवल, डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस ज्यादा है यानी रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए, तो सैंपल साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अगर लिमिटेड एश्योरेंस चाहिए, डन? तो बताइए डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस अगर डिक्रीज हो जाए, सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या फर्क पड़ेगा? इररिलेवेंट नहीं है और डिक्रीज हो जाएगा। वो क्या यार, हर वो सेम है, देखिए सेम, उसके लिए भी रेलिवेंट। हाँ डिजायर्ड एश्योरेंस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके ओके ओके,
फिर इसके बाद प्लांट रिलायंस ऑन कंट्रोल। अच्छा, एक दो कंसेप्ट में फर्क ध्यान में रखिएगा वरना बात मिक्स हो जाएगी। एक है अगर कंट्रोल्स पे रिलाय करना है तो सैंपल साइज क्या होना चाहिए, और एक है अगर कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग है और रिलाय कर चुके हैं तो फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर का एक्सटेंट क्या होनी। दोनों कंसेप्ट फर्क है, दोनों कंसेप्ट फर्क है। एक है कि रिलाय करना चाहते हैं, प्लान्ड रिलायंस, और एक कर चुके हैं। अगर आप किसी पे एतबार करना, भाई देखें ये हमारे कैशियर हैं, मैं इन पे एतबार करना चाहता हूं अगर लाखों का, तो मैं इनकी ईमानदारी को टेस्ट करूंगा। जितना ज्यादा एतबार करना चाहता हूं उतना ज्यादा टेस्ट करूंगा। और अगर मैंने एतबार कर लिया, अभी अगली स्टेज आ गई, तो फिर उसके बाद मैं इनकी चेकिंग कम करूंगा। अब भाई समझ रहे हैं? तो एक कंसेप्ट हमने पहले पढ़ा है, अगर राइटर इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाय कर ले, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है और राइटर उन पे रिलाय करे तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम हो जाते हैं। ये अलग कंसेप्ट है। ये कौन सा? प्लान्ड, रिलाय करना चाहता है, प्लान्ड। अगर ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे रिलाय करना चाहता है तो फिर बताइए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पे इफेक्ट क्या आएगा? अगर ज्यादा रिलाय करना चाहता है कंट्रोल भी ज्यादा होंगे। ठीक है। अगर पॉपुलेशन की स्ट्रैटिफिकेशन कर दी जाए तो स्ट्रैटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए रेलिवेंट नहीं है। क्यों नहीं है? स्टैंडर्ड ने कह दिया नहीं है तो फिर नहीं है। स्टैंडर्ड ने बोला इधर नॉट एप्लीकेबल तो मतलब नॉट एप्लीकेबल। अब आपने अपने दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना। स्टैंडर्ड ने इधर बोल दिया प्लान्ड रिलायंस ऑन कंट्रोल्स, अगर कंट्रोल ज्यादा रिलाय करना चाहते हैं तो कंट्रोल ज्यादा, ये समझ आ जाएगा। इस पे ज्यादा गौर नहीं करना कि अगर ये ज्यादा हो गया तो ये तो कम होना चाहिए, गौर नहीं कर। स्टैंडर्ड ने बोला नॉट एप्लीकेबल तो मतलब नॉट एप्लीकेबल, तो मतलब स्ट्रैटिफिकेशन का इफेक्ट किससे? वैसे स्ट्रैटिफिकेशन से फर्क क्या पड़ता है? हमारा सैंपल साइज ज्यादा होता है कि कम? स्ट्रैटिफिकेशन रिड्यूसेस रिस्क, भूल गए कल याद? तो रिस्क कम हो जाए तो सैंपल साइज में क्या फर्क होगा? विलायती तरीका सिखाया नहीं था कल? हाँ। चलें आगे चलते हैं। अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर, अगर आपने कुछ दूसरे सब्सटेंटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस हासिल करना है, क्या करना है? जैसे एनालिटिकल प्रोसीजर से, तो फिर सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल क्या होगा? क्योंकि आधा एविडेंस अगर आप एनालिटिकल प्रोसीजर से हासिल कर रहे हैं तो टेस्ट ऑफ डिटेल में कम एविडेंस चाहिए ना। हाँ जी। अगर कुछ प्रोसीजर आपने सैंपलिंग से एविडेंस, कुछ एविडेंस सैंपलिंग से हासिल करना है, कुछ एविडेंस सैंपलिंग के अलावा हासिल करना है, तो फिर सैंपल साइज क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि आधा दूसरे काम कर रहे हैं, इससे आधा काम ले रहे हैं। पॉपुलेशन साइज की वजह से सैंपल पे इफेक्ट क्या होगा? नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर। पॉपुलेशन साइज बढ़ने से सैंपल साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मैं ये नो इफेक्ट नहीं है, ये है नेग्लिजिबल इफेक्ट। नो इफेक्ट और नेग्लिजिबल इफेक्ट में फर्क है, इसमें थोड़ा बहुत फर्क होगा लेकिन ना होने के बराबर, ना होने के बराबर। अब इस पे भी ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, बैठना पड़ेंगे कहते हैं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक छोटी सी एग्जांपल बस आपके सामने रख देता हूं। क्या आपको पता है पाकिस्तान में कुछ कंपनी छोटी हैं और कुछ बड़ी हैं? कुछ का पॉपुलेशन से छोटी कंपनी के पॉपुलेशन साइज कम है, बड़ी का ज्यादा। लेकिन क्या आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता है?
छोटी कंपनी का ऑडिट भी कंपनी नाम में पढ़ा होगा आपने, करने के लिए 120 दिन है। बड़ी कंपनी का ऑडिट करने के लिए भी मैक्सिमम 120 दिन है। टाइम पीरियड लॉ ने सेम दिया हुआ है। तो मैथ देखे ना, अगर मैथ है तो वो तो ये कहता है अगर लाखों वाली कंपनी का ऑडिट 120-4 महीनों में होता है तो करोड़ों वाली कंपनी का ऑडिट 400 महीनों में होना चाहिए। मैथ तो यही कहता है ना, प्रोपोर्शनेट। अगर पॉपुलेशन के लिहाज से सैंपल साइज भी प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होता हो तो असूल तो यही बनता है, लेकिन असल में असूल ये नहीं है। असूल क्या है, कंपनी बड़ी है कि छोटी है, टाइम पीरियड सेम है, दोनों के लिए सेम। तो वो हम कैसे एडजस्ट करते हैं, इस पे आपने गौर व फिक्र नहीं करना, क्योंकि लाखों की कंपनी में ट्रांजैक्शन हजारों की होती है, तो करोड़ों की कंपनी में ट्रांजैक्शन लाखों की हो, तो वो उधर सैंपल साइज हमारा सेम रहता है, अमाउंट की वजह से उधर परसेंटेज कवर हो जाती है। तो इसलिए पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से सैंपल साइज पे इफेक्ट क्या होता है। कुछ समझ आया, नहीं समझ आया, फिर से शुरू करते हैं। बताइए जरा, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट डिक्रीज होने से सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट डिक्रीज होने से सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या फर्क पड़ेगा। टॉलरेबल मतलब टॉलरेबल मटेरियलिटी डिक्रीज होगी, रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। साइंस समझ आई, नहीं आई। एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट डिक्रीज होने से टेस्ट ऑफ डिटेल के सैंपल साइज पे क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट डिक्रीज तो सैंपल साइज भी डिक्रीज। डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस डिक्रीज होने से सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज हो जाए। और सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या फर्क पड़ेगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल से रेलेवेंट है। प्लांट रिलायंस ऑन कंट्रोल्स, कंट्रोल पे रिलायंस ज्यादा करनी है, सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल क्या होगा, नॉट रेलेवेंट। इसमें स्टैंडर्ड ने जो बोला वो लिखना है कि जो हमारा माइंड कह रहा है वो। स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन से सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल डिक्रीज हो जाए, क्योंकि बस स्ट्रैटिफिकेशन से रिस्क कम होता है। रिस्क कम मतलब प्रोसीजर कम। अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर से एविडेंस हासिल करना है तो सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल कम हो जाएगा, आधा इधर आधा उधर। पॉपुलेशन बढ़ने से नेग्लिजिबल इफेक्ट। क्लियर। अब हमें यह फैसला कर चुके हैं कि सैंपल साइज क्या होगा, कितना। अब क्या है, सैंपल साइज उठाना कैसे है। ओके 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 जी, सबसे बस ओके ठीक है, हाथ जोड़ के कहो तो फिर लेक्चर बस कर देता हूं। मजाक कर रहा हूं, सच में हाथ जोड़ दिया। ठीक है ठीक है, चले जी, आज लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज। पानी लेते हैं।